डाल देना, क्योंकि इनको स्पीकर सर, कोई बात नहीं, इनको अपनी पार्टी करना है। बजट सेशन चल रहा है हमारा, और आज कल ऑनरेबल सीएम साहब ने बजट पेश किया बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, और आज इसकी बहस है। इसके ऊपर मुझे अपनी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिला। क्योंकि बजट एक जिस रियासत का बजट है उसके लोगों की, उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके खर्चे और उसकी इनकम के ऊपर बजट तैयार होता है, और फ्यूचर प्लान क्या है सरकार का, ये बजट दर्शाता है। तो इस बजट में मैं ये कहूँगा कि बहुत बढ़िया मैनेजमेंट और बहुत बढ़िया शब्दों का एडजस्टमेंट किया है। गहराई से मैसेज जब जाएगा लोगों में, या लोगों ने कल सुना होगा तो शायद लोगों को लगा होगा कि बहुत कुछ है, लेकिन जब गहराई में रात को हम भी थोड़ा बहुत इसको स्टडी कर रहे थे तो लगा इसमें सिवाय सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार की स्कीम्स के बगैर इसमें ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है। लगभग मैं कहूँगा कि 99%। और मुझे याद है, चूँकि 12 साल तक मैं इस हाउस में 12 बजट हमने देखे हैं, और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि पहला बजट हमें ऐसा देखने को मिला है जिसमें डिस्कशन में एटलीस्ट वो चीज़ें सुनने को नहीं मिली कि मेरी सरकार में कितने मासूम लोगों को, कितने सिविलियन को मारा गया, और मेरी सरकार में कितने कम मरे और मेरी सरकार में कितने ज़्यादा। ये डिस्कशन की शुरुआत हमारी असेंबली के इस बजट सेशन में होती थी, और पहली बार ऐसा मौका मिला कि जहां कम से कम हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बिजली कैसे होगी, पानी कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब 2010 में स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट हुई बहुत बड़े पैमाने पे, और मुझे उमर साहब का वो पूरा स्टेटमेंट आज भी याद है, जब 3 महीने बाद सेशन लगा और मैंने देखा, हम सब ने देखा कि उमर साहब के बाल बिल्कुल काले थे, लेकिन जब 3 महीने के सेशन के बाद उमर साहब के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। और उनका मुझे वो वर्ड्स अभी भी मेरे कानों में है, जब ये कहते थे 120 लोगों का डेथ हुआ स्टोन पेल्टिंग में, बहुत मॉस लेवल पे। तो इनके वर्ड्स मुझे याद हैं कि स्पीकर साहब, इनके वर्ड्स हैं कि जब आईजी सीआईडी की घंटी, मैंने उसका अलग टोन रखी थी, जब घंटी बजती थी तो मेरे रोंगटे खड़े होते थे कि आज क्या बताएंगे कि कितने लोगों की डेथ हुई है, क्या खबर आएगी कितने लोग आज मारे गए हैं। तो मैं समझता हूं कि आज इस जम्मू कश्मीर के अंदर, आज कम से कम असेंबली के अंदर, आज मुख्यमंत्री जी को ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए हम देखिए सर, ये पानी, बिजली, ये डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। आज आबादी इस गांव की इतनी है और उसको हम मॉडल विलेज बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, 100% देंगे, 5 साल बाद घर बनेंगे, फिर पानी की जरूरत पड़ेगी, बिजली की जरूरत पड़ेगी, पाइपों की। लेकिन इंसानी जिंदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी सरकार के लिए, उसको महफूज रखना, जो हमने अपने आइन के अंदर कमिटमेंट की है उसको महफूज रखना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने वो जो जिम्मेदारी आज से 11 वर्ष पहले ली, पूरे देश के अंदर किसी भी निहत्थे की जान नहीं जाएगी, वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने आज पूरी करके जम्मू कश्मीर के लोगों को तोहफा दिया है। स्पीकर सर, यहां लगभग 12 वर्ष और उससे पहले भी, चूंकि अगर मेंबर नहीं भी थे तभी पॉलिटिकल थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते थे, और 11वीं क्लास से हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिक्स को समझते हैं। आज उमर साहब जब चलते हैं, देखते हैं इनकी क्या मजबूरी हो सकती है, हमारे मंत्रीगण किस तरीके से, जो नए बने हैं इनका स्टाइल क्या है, जो पुराने हैं इनका स्टाइल क्या है, किस अंदाज में बात करते हैं, हर चीज़ को महसूस करते हैं, समझते हैं, पॉलिटिक्स को बड़े बारीकी से समझते हैं। लेकिन सर, हमने इस हाउस के अंदर महाराजा को डिस्कस होते नहीं देखा, डोगरा राज को डिस्कस होते नहीं देखा, जोरावर सिंह को डिस्कस होते नहीं देखा कि उनकी कंट्रीब्यूशन इस रियासत के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या थी। आज मुझे खुशी है
आज मुझे खुशी है, आज मुझे खुशी है कि आज महाराजा के उस डोगरा शासन को एप्रिशिएट किया जा रहा है यहाँ पे। आज महाराजा हरि सिंह के उस शासन को, डोगरा शासन को, उन कानूनों को, उस संविधान को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि बेहतर का संविधान, बेहतर शासन। मैं एक बार कुपवारा में किसी फंक्शन के लिए गया था, 13 जुलाई की बात है। तो वहां पे उस दिन बड़ा मेरे कार्यकर्ता जो मुझे कह रहे थे, कहते पता नहीं जनाब क्या बोलेंगे आप और हमें मरवाएंगे। तो मैंने कहा कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, कंपैरिजन कीजिए कि महाराजा के शासन में, डोगरा शासन में कितने निहत्थे लोगों को मारा गया और आज की चुनी हुई सरकारों में क्या हुआ, कश्मीर के नौजवानों को क्या मिला, कितने लोग मारे गए। कंपैरिजन कीजिए, अगर बेस्ट वो था या बेस्ट ये था। आज लोग कंपैरिजन करते हैं। ये चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। महाराजा की इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन उसके शासनकाल को यहाँ पे दोहराया। अच्छी बात है, जो चर्चा नहीं होती थी यहाँ। 5 अगस्त 2019 से पहले असेंबली के अंदर कभी चर्चा नहीं होती थी और मैं समझता हूं कि ये कंपैरिजन लोग करते भी हैं और समझते भी हैं लोग। सर, मैंने कहा कि यहां पे पिछले 7 वर्षों की बात चली। ठीक है, इक्का दुक्का शिकायत, जब आप घर चलाते हो, घर का कोई मेंबर भी गलत कर सकता है। जब आप रियासत चलाते हो, देश चलाते हो, इक्का दुक्का शिकायतें होना लाजमी है। लेकिन मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट के हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे अधिकारियों ने उसको इंप्लीमेंट किया है, उसकी जितनी भी हम तारीफ करें वो कम है। बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया। मैंने कहा इक्का दुक्का शिकायतें हो सकती हैं, इक्का दुक्का शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों ने, हमारे ऑफिसर्स ने उनको बेहतर तरीके से आ जाइए। सर, मैं कहना चाहता हूं, मैं खुद विटनेस हूं। सर, मैं विटनेस हूं जिसकी ऑनलाइन सर्विसेज आज जम्मू कश्मीर नंबर 1 है। सर, मुझे अपना डोमिसाइल बनाना था, मुझे लगा पता नहीं क्या क्या करना है। मैंने फोन किया तहसीलदार को और आधे घंटे के बाद, और मेरा नहीं, मैंने 10 लोगों को बताया, आधे घंटे में आपका डोमिसाइल बनेगा, आधे घंटे में आपका वो डॉक्यूमेंट तैयार होगा जिसकी फॉर्मेलिटीज आपके पास हैं। नहीं तो तहसीलदार के चक्कर, पटवारी के चक्कर, डीसी के चक्कर, थाने के चक्कर, फलां सर्टिफिकेट लाओ। ये जो बेस्ट, मैंने कहा जहां जहां खामी है उसको हम गिनाएंगे, लेकिन जो बेस्ट किया है हमारे अधिकारियों, उनको शाबाशी भी देंगे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। जहां बेस्ट किया है हमारे ऑफिसर्स ने, बेस्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया है, उनको हम शाबाशी भी देंगे और शाबाशी देंगे। मैं मेजॉरिटी हमारे जो स्कीम्स हैं, आज मुझे बताइए कि आज केंद्र की तरफ से स्कीम है पूरे देश के लिए। जम्मू कश्मीर के हम साथी कहते हैं जनाब केंद्र ने हमें, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने हमें ऑन नहीं किया है। मुझे बताइए, आयुष्मान भारत स्कीम मोदी जी ने लागू की, पूरे देश के लिए लागू की है। हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, लेकिन पूरे देश के लिए, बीपीएल लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल में गले नहीं लगाया कि उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक है, एक एक नागरिक के लिए वो स्कीम है, हर नागरिक बेनिफिट ले सकता है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। आपने सिर्फ कीमत लगाई, मिलता पहले देता। अगर हम बात करें, जैसे मेरे साथियों ने, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा, हमारे एलओपी सुनील जी ने कितने मेडिकल कॉलेज, एम्स की चर्चा की है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। रोड कनेक्टिविटी हमारे इस बजट में उसकी भी चर्चा है, हेल्थ की चर्चा है, रोड कनेक्टिविटी की हम चर्चा करते हैं। लेकिन मैं इसके लिए भी मोदी सरकार का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने तीसरे टर्म में आते ही हमारा जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सर्वे पेंडिंग थे, जो गाँव अनकनेक्टेड थे, उनके लिए उन्होंने शुरुआत की है। और आज हमारे हर गांव के अंदर, हर उस एरिया में जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है, उसका सर्वे चल रहा है, उसका जियो टैगिंग चल रही है। और दिल खोल के मोदी सरकार ने कहा कि कोई भी गांव जिसकी 250 प्लस पॉपुलेशन है, उस गांव को हम रोड से वंचित नहीं रहने देंगे। इसके लिए भी मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज जिक्र हुआ यहाँ पे, जो हम 10 किलो राशन का जिक्र हुआ है, यहाँ किसान निधि की बात हुई है, ये सारी केंद्र की स्कीमें हैं। यहाँ जल शक्ति की, पानी, वाटर सप्लाई, पावर की, और मैं 2 डिपार्टमेंट जो अपने इस बजट में, मैं सारे नहीं करूँगा क्योंकि मेरे बाकी साथियों को भी डिस्कस करना है,
में CAPD जिसको हम कहते हैं पावर फूड सप्लाई, और दूसरा हमारा पावर सप्लाई का है। बड़े बेहतर तरीके से मैंने कहा कि एडजस्टमेंट शब्दों का और मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। मोदी सरकार हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 20 लाख के करीब अप्रॉक्सीमेटली हमारे जो राशन कार्ड हैं, जिसमें हमारे AAY लगभग हमारे AAY वाले हमारे हैं 2.25 लाख के करीब, 2,22,926 और बाकी लगा लो आप लगभग 17.5। हमने वादा तो 10 किलो का सभी के साथ किया था, और ये 10 किलो कौन सा है? इन सभी AAY हाउस होल्ड को मोदी सरकार 35 किलो राशन महीने का देती है। और हमारे इस बजट में जो 10 किलो का वादा किया है इस ऑनरेबल CM साहब ने अपनी तकरीर में, तो इसमें कैलकुलेशन क्या है? 35 किलो मोदी सरकार, और अगर उस फैमिली में 3 मेंबर हैं तो 35 ही मिलेगा, तो 10 किलो हमारे खाते से चला गया स्टेट से, हम अपनी पीठ थपथपाएंगे। अगर 4 मेंबर हैं तो हम 35 में 5 ऐड करेंगे किलो और पीठ थपथपाएंगे, जनाब हमने 10 किलो राशन जो मैनिफेस्टो में किया था वादा वो आपको हमने दे दिया थी। ये तो मोदी सरकार की स्कीम है, और उसमें 5 किलो ऐड करके एवरेज तो इस रियासत इस जम्मू कश्मीर के अंदर तो 4 मेंबर ही फैमिली के हैं, तो आपको 5 किलो ऐड करना है और 40 किलो का क्रेडिट लेना है। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट, तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 17.5 लाख हाउस होल्ड का क्या होगा जिनके साथ हमने वादा किया है? उसकी तो कोई जिक्र इस बजट के अंदर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम पावर सप्लाई की बात करेंगे तो पिछले साल का मोटा मोटा कैलकुलेशन, हम कहते हैं कि 200 यूनिट, और वो कैलकुलेशन भी वो बजट में हमारे बाकी साथी भी डिस्कस करेंगे कि वो 200 यूनिट कहाँ है, कैसे है, कब मिलेगी। लेकिन मैं पिछले साल का थोड़ा सा आंकड़ा पेश करता हूं, जिसमें लगभग 35,175 करोड़ अभी लाइबिलिटी है पावर की, हमें जो हमने पावर खरीदी है उसकी लाइबिलिटी है। तो मोटे तौर पर अगर हम बात करें, लास्ट ईयर हमें 2700 मेगावाट बिजली चाहिए थी, जिसमें हमें 2100 मेगावाट हमें परचेज करना पड़ी। और उसमें भी कैलकुलेशन जम्मू के और कश्मीर के साथ नाइंसाफी आप देखिए कि आपने 1100 मेगावाट जम्मू के लिए प्रपोज किया और 1600 कश्मीर के हमारे भाई हैं, ठीक है, जहां जरूरत है तो हम नहीं कहते, लेकिन प्रपोज किया 1600 मेगावाट। और फिर जब रेवेन्यू कलेक्शन की बात आती है तो जम्मू वाले आपको रेवेन्यू देते हैं 2347 करोड़ रुपया, और कश्मीर से आपको रेवेन्यू कलेक्शन होता है 1867 करोड़ रुपया। तो आप देख लीजिए, और आज लगभग मैंने कहा कि उसमें भी आपको 3286 करोड़ के करीब लगभग आपको डेफिसिट रहा, और 3500 डेफिसिट है। और हम 200 यूनिट की बात करेंगे, वो मैंने कहा कि वो मेरे साथी आपको बताएंगे कि वो कैलकुलेशन क्या है, उसके ऊपर जाना नहीं चाहते। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो वादे किए हैं, पॉलिटिकल वो पार्टी है, ये पार्टी है, हमारे ऊपर लोगों का विश्वास क्यों उठता है? जब हम वादे कर लेते हैं और वादे करने के बाद जब नहीं पूरा कर पाते हैं तो फिर लोगों का विश्वास पॉलिटिकल सिस्टम से उठता है। जब मेरे बहुत से साथियों ने बात करी कि जनाब हमारे पावर नहीं है, मंत्रियों ने कहा जनाब पावर नहीं है। सर मैं ये पूछना चाहता हूं, जब ये चुनाव हुआ तो यहाँ जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इक्का दुक्का होंगे वहां पे उस साइड ट्रेजरी बेंचेस जो नए चुन के आए हैं, और CM साहब तो बहुत एक्सपर्ट हैं। पहली बार 2002 में इनके साथ हमें ये मुख्यमंत्री बने, हमें MLA बनने का मौका मिला, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। इन्होंने कहा जी 99 में कारगिल युद्ध में क्या मिला हमें, तो उस टाइम तो पार्टनर भी थे, ये तो जवाब भी देंगे कि क्या मिला। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यह कोई नए लोग नहीं हैं, CM साहब के पास बहुत तजर्बा है और बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है इनकी, बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपनी बात को। तो जब चुनाव लड़ा तो हमें पता था कि LG की पावर्स क्या हैं, मुख्यमंत्री जो बनेगा उसकी पावर्स क्या होंगी, जो कैबिनेट बनेगी उसकी पावर्स क्या होंगी, जो रियासत जो जम्मू कश्मीर के जो चुने हुए लोग होंगे उसकी क्या पावर। फिर हमने वादे उस लेवल पे क्यों कर लिए? क्या ये लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? क्या लोगों के साथ हमने धोखा नहीं किया? क्या हमने वादे कर लिए जबकि आम लोग नहीं जानता था कि जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या पावर्स हैं? वो आम लोग नहीं जानता, आम वोटर नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं, आप जानते हैं। उसके बावजूद हमने वादे किए, और अब वादे पूरे करने की बात आती है तो हम कहते हैं जनाब दिल्ली सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है, हमारी पावर कुछ नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि ये आज मैं कहना चाहूंगा स्पीकर सर, आज जम्मू कश्मीर के अंदर 35 वर्ष की आयु से जो कम लोगों की तादाद है 69% है। हमारी पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर है 69% पॉपुलेशन अंडर 35 है। उनके लिए इस बजट में जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन रियासत की है, जो सबसे बड़ी उम्मीद इस रियासत की सरकार से लेके बैठी है,
उसके लिए बजट में हमने क्या रखा है मुझे बताइए। हमने कहा कि 5 लाख लोगों ने वोट दे दिए, हो सकता है मैंने भी 2 बातें कही होंगी, हो सकता है मेरे दूसरे साथियों ने भी इलेक्शन में, लेकिन जब दूसरी बार जाएंगे हमने झूठ बोला होगा, दूसरी बार लोग पलटेंगे हमें। तो हमने कह दिया जनाब आपको 5 लाख नौकरियां 5 सालों में देंगे। सर मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यहाँ पोस्ट जब क्रिएट होती है, फाइनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट की कंकरेंस के बगैर नहीं होती है। पोस्ट हम क्रिएट अभी नहीं करते। मैं नहीं कहूंगा कि अभी इमीडिएटली आप 1 लाख पोस्ट क्रिएट करो, मैं नहीं कहता कि यहाँ 5 लाख पोस्टें क्रिएट करो सर, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी पोस्ट हमारे पास, लगभग 40,000 के ऊपर पोस्ट हमारे पास वेकेंट हैं, स्कूल हमारे खाली हैं। मैं स्पीकर सर को प्रॉपर चलाना है, तो ये अगर उस साइड से कोई बोलता है तो हमारी तरफ से कोई नहीं बोलता है। अगर कोई हमारा आदमी बोलता है तो टोका टाकी बंद करें प्लीज। आप टोका टाकी बंद करें। कोई बात नहीं। स्पीकर सर बोलने दो उसको, कोई बात नहीं, उसका रिकॉर्ड थोड़ी हो रहा है, कोई बात नहीं सर। तशरीफ रखिए आप। स्पीकर सर तशरीफ रखिए। मेरा स्पीकर सर तशरीफ रखिए। इस स्पीकर सर मैंने कहा कि हमारी जम्मू कश्मीर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे अंडर 35 लोगों की है, युवाओं की है। तो हमारे पीडीडी के डेली वेजर वो तो लगभग अब 35 से ऊपर भी हो गए हैं। उन पीडीडी डेली वेजर का इस बजट में क्या चर्चा है? हमारे डेली वेजर की क्या चर्चा है? पीएचई में जल शक्ति विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं पिछले 30 वर्षों से, उनकी क्या कहाँ चर्चा? गवर्नमेंट के अंदर हमारे डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, उसकी क्या चर्चा है? हमारे नेशनल यूथ का मेरे साथी कल भी बोला कि जो डीसी का बीए और जो कमिश्नर का बीए 2500 की सैलरी पे चलता है, क्या हालात उन लोगों की है, उसकी चर्चा इस बजट में नहीं है। स्कूल्स के अंदर कुक काम करते हैं, रोटी बनाते हैं, 900 रुपये महीने का देते हैं, उसकी चर्चा कहाँ है? कंट्रेक्चुअल लेबर की चर्चा कहाँ है? रेवरे खेल की चर्चा कहाँ है? तो मैं ये कहना चाहूँगा स्पीकर सर ये जिस तरीके से सर इस बजट के अंदर युवाओं को नजरअंदाज किया है, वो काफी नाराजगी का सबब है। वो लोगों को काफी एक नाराजगी है उसके लेके। हमने वादा किया लोगों को इलेक्शन कैंपेन में कि 9 मीटर, कोई मीटर नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे आज हम मीटर की बात करते हैं। मेरे साथी देव साहब ने यहाँ कहा, स्पीकर साहब ने कहा कि यहाँ गन कल्चर पिछले 30 वर्षों से गन कल्चर है। इन्होंने गन कल्चर की बात की, ठीक है, उन्होंने अपने बिल्कुल सीखा, लेकिन ये गन कल्चर किसने कंट्रोल करना था? ये रियासत की जिम्मेदारी किसके पास थी? हम शीटाकशी ना करें, लेकिन जैसे आज हम बात करते हैं तो आज गन कल्चर नहीं है। आज अगर यूटी है तो गन कल्चर नहीं है, जब रियासत थी तो गन कल्चर था। तो इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि यूटी चाहिए या रियासत चाहिए। रियासत में गन कल्चर है और यूटी में बुरा अमन है। इसी तरीके से मेरे बेग साहब ने कहा, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि रियासत की सरकार के पास सोर्स ऑफ इनकम के लिए सिर्फ टैक्स लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। तो मैं ये बहाना लगा के हम कहेंगे कि जनाब प्रॉपर्टी टैक्स के बगैर सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों का कुछ नहीं कर सकते। तो ये भली भांति हम लोग पहले से जानते थे। मैं सर कंक्लूड करने से पहले 3-4 पॉइंट जो है यहाँ पे जिनके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा सर। इसमें जैसे मेरे साथियों ने यहाँ चर्चा करी है कि 370 का, हालांकि यहाँ असेंबली का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें, लेकिन मैं सर बात करना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता। हमने कहा कि ये क्यों हमारे हाथ से कैसे निकला, ये आर्टिकल 370 ये कौन जिम्मेदार है इसको यहाँ से रिमूव करने का? मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर हम दुहाई देते हैं जनाब, हम तो सारे भाईचारा की बात करते हैं, भाईचारे पे विश्वास करते हैं। कितनी बार हम लोगों ने यहाँ पे बिल लाया यहाँ असेंबली के अंदर कि जनाब जम्मू कश्मीर के संविधान में एक सेकुलर वर्ड तो ऐड कर लो, कैटेगरिकली रिफ्यूज किया गया, नजरअंदाज किया गया। सेकुलर वर्ड लिखने से क्या फर्क पड़ जाता? इतनी हम लोगों में इतनी मतलब
इतना कम से कम इस कानून की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, हम इसमें 70 वर्षों में सेकुलर वर्ड नहीं यूज कर पाए। ये मैं वजूहत गिनाना चाहता हूं। सर मुझे बताइए, और जम्मू कश्मीर एक ऐसी असेंबली थी जो 6 वर्ष के लिए चलती थी। आज जम्मू कश्मीर के बगैर जितनी भी असेंबलीज है पूरे भारतवर्ष में, उनका कार्यकाल 5 साल का है। लेकिन मुझे बताइए, अपनी पावर का मिसयूज हमने कैसे किया? मुख्यमंत्री का ऑफिस 6 साल का होगा, मंत्री का ऑफिस 6 साल का होगा, एमएलए का ऑफिस 6 साल का होगा, उस पंच का ऑफिस 5 साल का रहेगा। इस रियासत के अंदर उस सरपंच का ऑफिस 5 साल का रहेगा। उस हमारे काउंसलर का जो ऑफिस है वो 5 साल का रहेगा। ये पावर हमने मिसयूज की है, जिसका रिजल्ट हमें मिला है। आज हमारी बेटियों की शादी, उमर साहब शादी करते हैं बाहर तो कानून बराबर है, लेकिन उमर साहब या बलवंत सिंह की बहन शादी बाहर कर देती तो उसका अपने मायके की प्रॉपर्टी से सारा अधिकार खत्म हो गया। ये किस तरीके का कानून? मैं बात खत्म करने जा रहा हूं। ये वजूहत है। आज मुझे सर बताइए लास्ट में, पीओके 70 वर्षों से 75 वर्षों से उस साइड से लोग यहाँ पे आ गए, उनको हमने यहाँ पे नागरिकता का अधिकार नहीं दिया, 35 से लगा दिया, नागरिकता का अधिकार नहीं दिया। जो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे, अमेरिका में चले जाएं, 4 साल किसी तरीके से अगर आप वहां रह जाएंगे तो आप उसके नागरिक बन जाएंगे। और यहाँ पे 70 साल तक आप इस रियासत के नागरिक नहीं बने, हिंदुस्तान के नागरिक बन गए, जम्मू के नागरिक। ये जो हमारा माइंडसेट है, क्या केंद्र में बैठी सरकारें इसको नहीं समझ रही है जो वजह रही हमारी? मैं ये कहना चाहूंगा सर, आज लोग यहाँ बात करते हैं, या इस असेंबली के अंदर नारा लगता है हमारे पड़ोसी मुल्क का, नारा लगता है जिसकी वजह से आज 370 किया है। सर लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ आज जब पाकिस्तान की बात चलती है कि उससे बात करेंगे पूरे मन के लिए, सर आज हिंदुस्तान इतना मजबूत मुल्क है। एक वक्त था हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे तो वहां इंतजार करना पड़ता था प्रेसिडेंट अमेरिका को मिलने का। आज मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो टाइम लेना पड़ता है कि मोदी साहब आपसे मिलना है। आज हिंदुस्तान इतना सफिशिएंट नहीं है कि ऐसे भूखे नंगे पड़ोसी मुल्क से हमें सलाह लेने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत नहीं है कि वो सलाह दे के जम्मू कश्मीर में पूरा मन कैसे हो सकता है। इसलिए स्पीकर सर, हम सेल्फ डिपेंडेंट है। आज का भारत सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। हमें किसी पड़ोसी और दुश्मन मुल्क की सपोर्ट नहीं चाहिए कि जम्मू कश्मीर में पूरा अमन होगा। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं सर, आपने मुझे चलो आपका मेहरबानी।